क्लास है केमिस्ट्री का, तो आई होप आप लोगों को रिसोर्स शीट वगैरह मिल गई हो। ठीक है, सो आप उसको देखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अपने जो चैप्टर आपके कवर नहीं हुए हैं उनको आप कवर कीजिए। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है, ऑल राइट। कौन कौन आ गया एक बार मैं देख लेती हूँ। स्नेहा भी है, ऑल राइट। नंदनी है, जलसा है, ठीक है, ओके, ध्रुव है, ठीक है, पीर बख्श आ गया, ठीक है, ऑल राइट। ठीक है बच्चों, ऑल राइट। तो कल हमने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी कोलार लो वाली, है ना, लास्ट वाली, क्योंकि लास्ट वाली नहीं, काफी सारी पढ़ ली थी। ठीक है, कि हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं उससे, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज मैं क्या डिस्कस करूंगी आपके साथ, इलेक्ट्रोलिसिस। कल मैंने थोड़ा सा बता दिया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, राइट। और फेराडेज लो आज हम डिस्कस करेंगे, और टाइम हमारे पास बचेगा तो हम डेफिनेटली प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम डेफिनेटली करने वाले। ठीक है जी, तो ये करने के बाद हमारा सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा, बैटरी सेल और कोरोजन वाला, है ना। तो उसको हम फिर मंडे को निपटा सकते हैं आराम से। बहुत छोटा सा टॉपिक है, उस पर मैं ज्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं करूंगी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखने की चीजें हैं उसमें, तो वो सारे बच्चे पढ़ के आएंगे। ठीक है, चलिए, तो एक बार मैं बता देती हूँ कल मैंने क्या कराया था। तो कल मैं मेरा बेटा एप्लीकेशन ऑफ कोलार लो बता रही थी, जिसमें मैंने बोला था कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं उनका नहीं, आपके ग्रुप में अगर इंफॉर्मेशन नहीं आई है बेटा टेस्ट की, तो आप लोगों का नहीं है, जो पंजाब वाले स्टूडेंट्स आए। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा मैंने क्या बताया था कि आप अल्फा भी निकाल सकते हो, है ना। यस मैम। यस मैम। राइट, और उसके अलावा आप पीएच भी निकाल सकते हो। अगर मान लो आपको वीक एसिड दिया हो, तो उसके केस में H प्लस क्या थी मेरी, सी अल्फा था, और अल्फा मेरे बच्चों को पता ही अभी ऊपर लिखवाया है, तो तुम पीएच भी निकाल सकते हो, और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, जब अल्फा तुम्हारा लेस देन 0.5% होगा तभी तुम क्या करोगे, उसको नेग्लेक्ट करके 1 लिख के आओगे, अदरवाइज नेग्लेक्ट नहीं करोगे। मतलब 0.05 से कम होगा, या यू कैन से 5% से कम होगा। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या किया था, उसके अलावा तुम सोलिबिलिटी भी बता सकते हो। ठीक है, तो कप्पा इन 2000 बाय सोलिबिलिटी। ध्यान रखना, सोलिबिलिटी जो है किस में लेनी होती थी हमें, मोल पर लीटर में लेनी होती थी, राइट। तो जब तुम सोलिबिलिटी या मोल पर लीटर में लिखोगे और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, इसकी यूनिट आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है। उसके अलावा हाँ, कल तो वैसे भी कोई टेस्ट नहीं है, राइट राइट राइट, मेरे को लगा कल संडे है। कल तो वैसे भी नहीं है, बट आप लोगों का नहीं होगा, जो नए बच्चे आए हैं। अगर ग्रुप में इंफॉर्मेशन है तो वो अलग बात है, मेरे ख्याल से नहीं आई है टेस्ट की कोई इंफॉर्मेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस मैम, नहीं आई है। हाँ, सो नहीं होगा आप लोगों का, क्योंकि अभी आए हो ना 2-3 दिन पहले, तो ठीक है। तो उसके अलावा मैं कल क्या बता रही थी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम, याद करो। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, याद है। इलेक्ट्रोड लिया था मैंने, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, यस मैम। राइट। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ना, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। या फिर क्योंकि मेरे को एनोड इस पे दिखाना है, तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। बेटा यहाँ पे ना बातें मत करना। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है जी, बोलो। ये हमारा एनोड है, और ये हमारा कैथोड है। बताओ भाई, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, पढ़ा है ना उसमें, करंट इलेक्ट्रिक कुछ समझ नहीं आया, चैट बॉक्स में डालो, चैट बॉक्स में डालो। कैथोड।
एनोड पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। पक्का? यस मैम। वेरी गुड। पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बहुत बढ़िया। हमने क्या बोला था, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें मैंने क्या बोला था आपको कि क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी क्या होगा, जो आपका सब्सटेंस है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होने के बाद जो आयंस होंगे वो क्या करेंगे, टूवर्ड्स इलेक्ट्रोड मूव करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। Na का मैंने Na वाला NaCl का मैंने बता दिया था ना आपको, मोल्टन NaCl वाला केस बताया था कि नहीं? मैम बता दिया था कि अगर मान लो मेरा Na+ है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कैथोड पे जाने वाला है, और Cl नेगेटिव किस पे जाने वाला है, एनोड पे जाने वाला है, और Cl2 गैस लिबरेट करने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है, आगे चले। यस मैम। यस मैम। बहुत ही बढ़िया। उसके अलावा, हाँ, उसके अलावा मैंने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी बता दिया था, ठीक है। तो वहां पे आप देख पा रहे थे कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस जो है आप कर रहे थे। देखो, अगर आपको लार्ज स्केल में चाहिए ना ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस, तो अगर आप प्योर वाटर यानी कि डिस्टिल्ड वाटर यूज करोगे, उसकी आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वो ना के बराबर कंडक्ट करता है। गेटिंग माई पॉइंट और नो? तो वहां से H2 और O2 को मतलब वहां से ले पाना थोड़ा सा इनएफिशिएंट होगा, और अगर आप वोल्टेज भी बहुत ज्यादा अप्लाई करके मान लो ले भी लेते हो तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जो H2 और O2 गैस आपको मिलती है जब आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करवाते हो, तो उसमें थोड़ा सा उसको मीडियम को सोल्यूशन को थोड़ा सा एल्कलाइन बना देते हैं, जिससे क्या है वो कंसंट्रेशन बढ़ जाए H+ और OH नेगेटिव की। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप लार्ज स्केल पे उस तरीके से H2 और O2 गैस को ऑब्टेन कर सकते हो, राइट। चलिए, उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी पिछले 2 साल की बात करूं तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। और हाँ बच्चों, आज आपको असाइनमेंट मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो जिन बच्चों का टेस्ट है वो तो मुझे मंडे को दे देना, और जिन बच्चों का टेस्ट नहीं है वो मुझे कल तक दे देना। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है मेरा बेटा, ठीक है, ओके। सो बेसिकली फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आपके 2 लॉज हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहला फैराडे फर्स्ट लॉ एंड दूसरा फैराडे सेकंड लॉ। मैं आपको विद क्वेश्चंस इस टॉपिक को कवर कराऊंगी सो दैट आपको डाउट ना आए, और जो आज क्लास में क्वेश्चन कराऊंगी वैसे वैसे क्वेश्चन मैं तुम्हें डीपीपी में भी डाल के दूंगी ताकि तुम्हारी और प्रैक्टिस हो जाए, है ना। चलिए, तो फैराडेज अगर फर्स्ट लॉ की मेरा बेटा बात करूं तो आपको अभी एक चीज तो समझ में आ गई ना, अभी जो मैंने आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल का सेटअप बताया था वहां पे हो क्या रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी जब तुम पास कर रहे थे मतलब बाहर से एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से, तो क्या हो रहा था, जो आयन एनोड पे जा रहे थे, है ना। जो सॉलिड है, मान लो मैं बोलूं अगर कैथोड की तरफ जा रहा है तो वो डिपॉजिट होगा, एनोड की तरफ जा रहा है तो वो अगर डिपॉजिट होगा, कोई गैस है तो लिबरेट होगा, बेशक वो कैथोड पे हो रही हो या एनोड पे हो रही है ना। ऑल राइट, तो आपका जो फैराडेज फर्स्ट लॉ है वो यही कहता है मेरा बेटा, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, उसमें आप जितना चार्ज पास कराओगे ना, क्या बोल गई, जितना चार्ज पास कराओगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, या मैं बोलूं उतना ही आपका जो मास ऑफ सब्सटेंस है या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो क्या होगा, रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होगा एट एनी इलेक्ट्रोड। यही तुम बोल सकते हो डिपॉजिट या लिबरेट होगा एट एनी इलेक्ट्रोड। यानी कि क्या मैं इस जो मैंने अभी लाइन बोली है, क्या मैं उसको मैथमेटिकली ऐसे दिखा सकती हूँ, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब यहाँ पे W है क्या बेटा, मास ऑफ सब्सटेंस लिख लो, क्योंकि फिर पता ही नहीं होता तुम लोगों को ये है क्या, फिर घूमते रह जाओगे मैम क्या बताया था, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट किसी भी इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, इन ग्राम। गेटिंग माय पॉइंट? और Q क्या है मेरा बेटा, जो चार्ज है, चार्ज पास किया है इन इलेक्ट्रोलाइट। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब ये किस में आएगा,
फेराडे में Faraday. 1 फेराडे क्या होता है? 96500 965. कूलम। 96500 होता है। हाँ, ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। 1 फेराडे होता क्या है? 1 फेराडे होता क्या है? 96,500। अरे वैसे अगर मैम मैं 1 मोल चार्ज इनटू पर 1 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन। हाँ वेरी गुड। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। तो अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे बात करूंगी कितना चार्ज होगा, मल्टीप्लाई करोगे जब एवोगैड्रो नंबर से तो यही निकल के आएगा। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 96487 के आसपास, बट न्यूमेरिकल में हम ये वैल्यू यूज कर लेते हैं। अगर कुछ भी पेपर में नहीं दे रखा होगा तो ये वैल्यू यूज करना, बाकी अगर एग्जामिनर ने कोई वैल्यू दे रखी है तो फिर उसके हिसाब से आप चलो। ठीक है जी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगी तो क्या आएगा मेरा बेटा? Constant. जेड मैम, इलेक्ट्रो ये जेड है क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। गुरविंदर आ गया क्या? कहाँ थे यस कल? मैम। कल कहाँ थे? मैम आया था क्लास में मैम। आए थे? यस मैम। अच्छा ठीक है, पता नहीं लगा होगा मेरे को फिर इतने बच्चों में। तो जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Equivalent. ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्यू क्या होगा मेरा बेटा? क्यू क्या है यहाँ पे? चार्ज मैम। थोड़ा सा तुम्हें फिजिक्स दिख रहा होगा। अगर मेरा बेटा करंट एम्पियर में है तो टाइम यहाँ पे आप सेकंड में लेते हो, तो आपका जो चार्ज है वो किस में आएगा? कूलम। हाँ या ना? Yes, ma'am. हो गया? Yes, ma'am. ठीक है जी, एक बात हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि अगर मेरा जो चार्ज है वो 1 कूलम है तो मेरा WZ के बराबर हो जाएगा? Yes, ma'am. यानी Yes, कि ma'am. एक चीज Yes, लिख ma'am. सकती हूँ क्या? एक चीज लिख सकती हूँ या मैं बोल सकती हूँ कि जब 1 कूलम्ब चार्ज पास कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइट से, तो जो वेट, जो मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, वो किसके बराबर होने वाला है? किसके इक्वल होने वाला है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होने वाला है। बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं थोड़े से फॉर्मूलेज यहाँ पे लिखते हैं जो आपके काम में आएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है मेरा बेटा W इज इक्वल टू जेड क्यू। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन अब Z की वैल्यू क्या होती है ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। मतलब Z को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं पेपर में तुम्हें Z की वैल्यू लिख के दे देगा। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. तो आपको Z पता होना चाहिए होता क्या है। तो Z यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे मेरा बेटा क्या होता है? Equivalent weight of that constant. बाय 96500। क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। अब इक्विवेलेंट वेट बोलो या मास बोलो, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए जो इक्विवेलेंट मास होता है वो क्या होता है? मोलर मास। क्या सिमरन क्या हुआ मेरा बेटा? वो मैम फॉर्मूला बोला था। अच्छा, माइक म्यूट कर लीजिए बेटा, जिसका भी ऑन है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर होता है। And factors. बताया था ये मैंने पहले भी तुम लोगों को क्लास में। ठीक है, Yes, इक्विवेलेंट ma'am. मास क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर तुम्हें क्या पता है? बताया था, टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, जैसे AlCl3, Al+3 और 3Cl नेगेटिव। तो या तो तुम पॉजिटिव चार्ज देख लो या फिर नेगेटिव चार्ज देख लो। तो कितना है? 3। एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 3। राइट। अब एक बात बताओ, अब हमें ये पता चल गया तो इसको कैसे लिख सकती हूँ? W इज इक्वल टू, इधर आओ मेरा बेटा, मोलर मास बाय एन, सॉरी हाँ, मोलर मास बाय एन फैक्टर इंटू 96500 इंटू क्यू लिख दू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और आ जाओ, क्यू को IT लिख दू। Yes, ma'am. ये तुम्हारे फॉर्मूले रेडी हो रहे हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरा बेटा, अगर मैं मोलर मास को नीचे ले जाऊं
तो गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। Number हाँ, of moles. Yes, मेरे ma'am. पास एक और फॉर्मूला बन गया कि नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास क्या होंगे, इज इक्वल टू 1 बाय n फैक्टर इंटू 96500 I इंटू T। बोलो हाँ या नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत ही बढ़िया। हाँ बेटा, हैंड रेस किसने किया? ठीक है, तो ये जल्दी से मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, 10 to 15 सेकेंड्स। फटाफट से इन फॉर्मूलेज को रिवाइज करो एंड कंफर्म करो यस मैम गुड टू गो। अब आगे चलो, ये फॉर्मूलाज फटाफट से रिवाइज करो। W क्या है आपको पता होना चाहिए, Q क्या है, Z क्या है, N फैक्टर क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप क्लास में लेट आ रहे हो तो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी मेरा बेटा, दोबारा रिपीट मैं नहीं करूंगी। यस, ऑल राइट। करीना, करीना, अमनदीप, स्नेहा, आदित्य, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंजलि, रिद्धिमा, रिद्धिमा है, रिद्धिमा Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। हाँ प्रभजोत सिंह, चलिए। अरे बोलो ना, हैंड रेस कर रहे हो, कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ पायल, Yes, ma'am. बोलो क्या कहना था। इधर आओ बच्चों, एक ना इम्पोर्टेंट चीज है जो तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि ये तुम 11th में रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ते थे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या इसको भी छोड़ो, नॉर्मेलिटी पढ़ते थे तुम लोग। अरे हंसो नहीं, इधर आओ। नॉर्मेलिटी में क्या पढ़ते थे तुम? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर पढ़ते थे ना। तो अब नंबर ऑफ, अगर मान लो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैं बोलूं, क्योंकि यूज होगा इसलिए बता रही हूँ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बढ़िया। Yes. और नॉर्मेलिटी Yes, हमें ma'am. पता है क्या होता है? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। N factor. And fact. और हमें ये भी पता है कि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो ये भी आप जरूर लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा, और एक चीज पता है, एसटीपी पे 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.7 लीटर। और Yes, ma'am. एनटीपी पे कितना करती है? 22.4 लीटर। पहले वाली बुक्स में क्या था? पहले वाली बुक्स में आप एनटीपी विच इज योर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तुम 22.4 लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पेपर में इंटीजर बेस्ड सवाल आ जाता है, इंटीजर बेस्ड, मैंने ऐसा एक डीपीपी में भी डाला है क्वेश्चन और क्लास में भी लिया है। अगर मान लो तुम्हें इंटीजर बेस्ड में सिर्फ ये लिखा हुआ एसटीपी कंडीशन है, तो अब कुछ मेंशन तो है नहीं, तो तुम्हें वहां पे क्या लेके आना है, मैं लिख भी देती हूँ, इन इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन टेक वॉल्यूम एट एसटीपी। किसका वॉल्यूम? गैस का वॉल्यूम। 22.7 लीटर लिख के आना है, क्योंकि वहां पे तुम्हें इंटीजर में आंसर देना पड़ता है। अगर तुमने 22.4 लिख के आ गए और थोड़ा बहुत भी आंसर इधर उधर हो गया, 107 का 108 हो गया, 4 में से 0 नंबर मिलेंगे, माइनस जो जाएगा वो। मैम इनकी वैल्यू डिफरेंस क्यों है दोनों की, एसटीपी और एनटीपी की? एनटीपी क्या होता है मेरा बेटा? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है। और एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है स्टैंडर्ड टेम्परेचर में, और नॉर्मल टेम्परेचर में क्या होता है? टेम्परेचर 298 ठीक है, तो वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट आएगी, राइट। चलिए ठीक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ, मैंने फॉर्मुलेज बता दिए, अब मैं आपको ये बताऊंगी इनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, चले पहले तो अपने दिमाग में ये लाइए, मैंने बताया क्या है फैराडे फर्स्ट लॉ। मैंने ये बताया है कि जितना तुम चार्ज पास करोगे सॉल्यूशन में, उतना क्या होगा? तुम्हारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड पे। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मान लो मेरा बेटा, एक यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा सवाल है, पेपर में नहीं आएगा बट दिस इज अ एग्जांपल। वो पूछ रहा है कि कितना चार्ज रिक्वायर होगा फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम 2+ टू मैग्नीशियम। यानी कि
मैग्नीशियम 2+ से हमें किस में जाना है मेरा बेटा? मैग्नीशियम में जाना है, ठीक है। तो 1 मोल मैग्नीशियम 2+ से मैग्नीशियम में जाने के लिए कितना फेराडे चाहिए होगा? आपको पता है यहाँ पे 2 फैराडे। ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, multiply यानी कि आपको कितना चाहिए होगा? 2 फेराडे। बहुत सिंपल था, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं बेटा 2 फेराडे जब तुम पास कराओगे तो 1 मोल मैग्नीशियम क्या होगा? डिपॉजिट होगा कैथोड पे। या तुम बोल सकते हो कि मैम 24 ग्राम मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। और अगर तुम 1 Yes, फेराडे पास कराते हो तो कितना होगा? फिर आधा होगा, यानी कि 0.5 मोल। यस मैम 12 ग्राम। 12 ग्राम या 0.5 मोल। गेटिंग माई पॉइंट? यस अच्छा, अगर मैं सेकंड के केस में बात करूं, 1 मोल आयरन 3+ से आयरन में जाना, तो तुम्हें कितना चाहिए होगा? 3 फेराडे। यस मैम। अगर तुम्हें 1 मोल मैग्नेट, दिस इज योर मैग्नेट MnO4 नेगेटिव, जो कि +7 में है, तो 1 मोल मैग्नेट से Mn2+ में जाने के लिए तुम्हें कितना फेराडे चाहिए होगा? 5। तो आपने क्या समझा? आपने क्या समझा यहाँ पे मेरा बेटा? देखो 2 फेराडे का चार्ज पास करा रहे हो तो 24 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। 1 फेराडे का चार्ज पास कराओगे तो 12 ग्राम। तो समझ में आई वो पहली स्टेटमेंट कि जितना तुम चार्ज पास कराओगे सॉल्यूशन में, उतना अमाउंट, यस, is directly proportional to amount of substance deposit or liberate at respective। ठीक है जी, ये तो हो गई बात तुम्हारी कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट को मैंने अप्लाई किया। अब हम करेंगे कुछ जेई लेवल के क्वेश्चन, ताकि तुम्हें पता लगे कि पेपर में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल जेई का है, 2019 का क्वेश्चन है ये। तो इसको क्वेश्चन को देखो एक बार, क्या पूछा है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, और जिसको भी अगर आता है तो वो अपना हैंड रेस कर सकता है। देखो, ए सोल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट, अब निकल नाइट्रेट में निकल +2 में है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और कितनी इलेक्ट्रिसिटी वो यूज कर रहा है? 0.1 फेराडे, ठीक है। इस सॉल्यूशन को इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है? वो 0.1। तो वो कह रहा है कितने मोल डिपॉजिट होंगे कैथोड पे। तो मैंने आपको, आप सिर्फ ना एक ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, W = ZIT, जो पूछा है फिर उसके अकॉर्डिंग आप बना लेंगे, ठीक है जी। तो ये क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट बाय 96500, ठीक है। बट यहाँ पे IT लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको Q लिख लो, नीचे 1 फेराडे आ जाएगा और Q। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो मोलर मास को मैं यहाँ लिख रही हूँ। और ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। बोलो। यस मैम। अब एन फैक्टर क्या होगा? 2, और Q कितना है? 0.1 फेराडे, राइट। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.0 मैम डी ऑप्शन। सिर्फ आपने हाँ, मैंने, 1 फेराडे कैसे दिया था? क्योंकि मेरा बेटा हम क्या लिखते हैं? इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 लिखते हैं, और 96500 होता क्या है? 1 फेराडे होता है। मैंने जानकर यहाँ पे 96500 नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि जो मेरे को, इधर आओ, क्यू दे रखा है वो फेराडे में लिख के दे रखा है। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए मैंने 1 फेराडे लिखा है। ऑल राइट, चलिए, हो गया ये सवाल। यस मैम। यस मैम। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करेंगे सारे बच्चे। एक बार चेक करो क्या होगा। माइक म्यूट कर लो जिसका माइक अनम्यूट है।
हो गया मैम। ऑल राइट। कितना आ रहा है अमनदीप? मैम 2 आ रहा है। तू कैसे आएगा? सबका 2 आ रहा है? गलत निकाल रहे हो भाई सारे के सारे। मैम गलत। बी। हाँ अभी बी अभी आएगा मैम। यस, बी इज द करेक्ट वन। यस 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 यस। देखो ना क्या दिया हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास। देखो इलेक्ट्रिसिटी तो पास तुम्हें करानी पड़ेगी, राइट? जब तुमने कराया तो 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम का डिपॉजिट हुआ है। आपको बताने हैं कितना फेराडे होगा, ठीक है? कितना फेराडे तुमने पास कराया होगा। तो क्या लिखूंगी भाई? इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 मत लिखो अगर फेराडे में पूछा है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? आपसे क्या पूछा है? ऑल राइट, फेराडेज, ठीक है। चलिए, तो गिवन मास कितना है? जितना डिपॉजिट हुआ बताओ। 13.5 ग्राम हुआ है। इक्विवेलेंट क्या होता है? मोलर मास। मोलर मास एल्यूमिनियम का मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम तो ये क्वेश्चन वैसे भी नहीं होगा। और 47 भी मत करना, पेपर में देगा वो। और एन फैक्टर कितना होता है? देखो यहाँ पे कितना होगा? 3। तो यहाँ से क्यू नहीं निकल जाएगा? बोलो। यस मैम। अब तुम्हें क्या करना है? 13.5 को डिवाइड ही करना था बस, वो भी तुमने गलत कर दिया है। तो 1.5 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 2 पता नहीं कैसे आ रहा था तुम लोगों का। इसको 13.5 को क्या 14 क्या मान लिया था तुम लोगों ने? अप्रोक्सीमेशन मत ले लेना, ठीक है? चलू। यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई। इक्विवेलेंट वेट को डायरेक्ट मोलर मास में लिख सकते? ना, नहीं 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 नहीं, इक्विवेलेंट और मोलर मास दोनों अलग चीज है। इक्विवेलेंट वेट और मोलर मास तब बराबर होंगे जब n फैक्टर 1 होगा, ठीक है? जो आपका इक्विवेलेंट मास होता है दैट इज इक्वल टू मोलर मास बाय n फैक्टर, ठीक है? ये ध्यान एन रखिए। फैक्टर तो हमारा 3 है ना? हाँ, तो वही तो लिखा है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बाय n फैक्टर। मोलर मास ये रहा, n फैक्टर ये रहा, ठीक है? चलो, ये वाला क्वेश्चन करो जेई 2022 का। ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन मेरा बेटा। ध्यान रखना, मिनट में आंसर चाहिए। सारे बच्चे ट्राई करेंगे, गूगल यूज नहीं करेंगे बेटा। जसकरण है क्लास में? जसकरण, नहीं मेरा बेटा राजू, ऑप्शन नहीं है। इंटीजर बेस्ड में ऑप्शन नहीं आते हैं जेई में। ईजान कह रहा है अप्रोक्स 20। ईजान ही नाम है ना आपका, या कुछ हो रहा है? यस मैम। ओके, कैसे किया ईजान, एक बार बताओगे मेरा बेटा? मैम आपने अभी फॉर्मूला निकलवाया था Q इज इक्वल टू आई टी की फॉर्म में, हाँ तो वहां जी, से वैल्यू पुट करके। तो आपने ये फॉर्मूला लगाया है? यस मैम। सबने यही लगाया क्या? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो कितना मास डिपॉजिट हुआ आयरन का बेटा? 0.3482 हुआ है। मोलर मास आयरन का 56 होता है। वैसे तो इसने दे रखा है, लेकिन याद रखना मेरा बेटा आयरन का इंपॉर्टेंट होता है, 56 होता है। एन फैक्टर कितना होगा यहाँ पे? देखो इधर, देखो अगर तुम मोलर मास 56 ले रहे हो ना, तो यहाँ पे एन फैक्टर तुम्हें 3 लेना पड़ेगा,
समझ आया? देखो मैं बताती हूँ, Fe2SO4 3, तो यहाँ पे क्या होगा 2Fe3 प्लस और 3SO4 2 नेगेटिव, राइट? तो जब 2Fe3 प्लस कितने गेन करेगा इलेक्ट्रॉन? 6 करेगा, तब Fe में कन्वर्ट होगा, यस और नो? तो अगर Yes, तुम ma'am. 6 फेराडे ले रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 इंटू 56 करना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पे सिर्फ 56 ले रहे हो, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, राइट? तो 96500 करंट दिया हुआ है क्या? हाँ मैम दिया हुआ है। टाइम निकालना, अब ध्यान रखना जो टाइम आएगा वो किस में आएगा? प्रभजोत सिंह, Seconds में. Second. सिमरनजोत सेकंड में आएगा। तो कितना आ रहा है टाइम? टाइम बताओ कितना आ रहा है? मैम सेकंड 9 पॉइंट समथिंग। कितना? मैम फाइनल आंसर 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है, अप्रॉक्स 20 हो मुझे जाएगा ना। सेकंड्स में बताओ टाइम कितना निकाला आप लोगों ने? टाइम कितना निकाला, मुझे वो जानना है। पॉइंट समथिंग। पॉइंट समथिंग क्या? ये लिख दो, मैम पॉइंट समथिंग कितना निकाला ये बताओ मेरे को। हम सेकंड में 1200 निकाला है। हाँ तो फिर यही तो पूछ रही हूँ मैं, 1200 सेकंड। तुमने पता नहीं क्या किया है। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो मिनट में पूछ रहा है, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। अब आएगा तुम्हारा 20 मिनट। तो आंसर क्या पुट करके आना है? मैम वैसे एक्यूरेट 1200 नहीं आएगा। हाँ मतलब कुछ इसके आसपास आ रहा होगा ना। मैम 1198। हाँ तो अगर 1198 को 60 से करोगे तो 19 पॉइंट समथिंग आएगा। अब इंटीजर बेस्ड है तो तुम्हें वहां पे क्या करना है? नियरेस्ट इंटीजर में लिख के आना है। ठीक है जी? Yes, ma'am. ऑल राइट, चलिए आगे चलो। चलिए Yes, ma'am. यस मैम। अब ये क्वेश्चन सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी डिफिकल्ट है, इजी है, लेकिन थोड़ा सा समझना है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने डीपीपी में भी डाला है, जब मिलेगी तो मिल जाएगा, ठीक है? तो ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है तुम्हारा। अब देखो बोल क्या रखा है, पूछ क्या रखा है और क्या तुम्हें बताना है। देखो वो बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर हैज टू बी पास, मतलब कितने लंबे टाइम तक तुम 2 एम्पियर का करंट पास करोगे टाइम से, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से। देखो अगर तुम करंट पास करोगे, है ना, करोगे, तो जो सिल्वर है वो डिपॉजिट हो जाएगा, है ना, डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि जो तुम्हारी रोड है वो मोटी हो जाएगी, थिकनेस बढ़ जाएगी उसकी, यस और नो? यस मैम। तो जो वो मेटल सरफेस कोट हो जाएगा उसका एरिया और थिकनेस उन्होंने आपको दे रखी है, और उन्होंने आपको डेंसिटी भी दे रखी है सिल्वर की। आपको निकालना क्या है? करंट निकालना है। फॉर्मूला तो वही यूज करोगे जो मैंने तुम्हें बताया था, मोलर मास बाय एन फैक्टर इंटू 96500 आई इंटू टी। अब तुम्हारे पास आई है, टाइम निकालना है, एन फैक्टर 1 है, मोलर मास भी सिल्वर का पता होना चाहिए कितना होता है, कितना होता है 108। लेकिन तुम्हारे पास ये नहीं है कितना मास डिपॉजिट होगा, वो कौन हमें बताएगा? एरिया, थिकनेस और डेंसिटी की हेल्प से हम निकाल पाएंगे। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। हमारे पास एरिया कितना है? Yes, ma'am. 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या मैं एरिया और थिकनेस से वॉल्यूम निकाल लूं? तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। और माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं गुरविंदर? Power -6. यस, 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। लेकिन इसको सेंटीमीटर में चेंज करो तो कितना आ जाएगा ये? 10⁻⁻4 यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया वॉल्यूम। हमें तो मास चाहिए तो डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से, मास आ जाएगा कितना डिपॉजिट हुआ। तो कितना आ जाएगा? 10.8 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2। तो बस इसको तुम्हें सॉल्व करना है। तो ये कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करना 43.2 इंटू 10⁻⁻2 आ भी गया। आ रहा है? यस यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. डू आई नीड टू कैलकुलेट क्या? Ma'am.
हाँ, तो इतना ही आ रहा है आपका। अब आगे क्या करोगे, बस वैल्यूज पुट करनी है और तो कुछ रह ही नहीं गया, बता दिया मैंने कैसे होगा। तो 43.2 इंटू 10⁻⁻², मोलर मास 108, एन फैक्टर 1, समझ में आ गया ना एन फैक्टर। Ag प्लस और NO3 नेगेटिव में, तो Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो आपका Ag बनेगा, तो वहां पे 1 फैराडे यूज हो रहा है। 96500 करंट आपको दे रखा है, टाइम यहाँ पे निकालना है, तो टाइम तुम्हारा कितना आ जाएगा, सेकंड्स में आएगा मेरा बेटा, तो 193 सेकंड आ रहा होगा, 193 में 193 सेकंड्स आ रहा होगा। देखो अब इसने क्या किया, डायरेक्ट नहीं पूछा, इसने क्या दे दिया, एरिया और थिकनेस करके पूछ दिया, तो कोई बात नहीं ना, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम बना लेंगे। ठीक है, बोलो क्या कहते हो। यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक आता है जो कि जेई स्पेसिफिक टॉपिक है, आ गया 193, बहुत ही बढ़िया, प्राउड ऑफ यू बच्चों। अब ये वाला टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, बट यस जेई में इससे सवाल पूछे गए हैं, तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। करंट एफिशिएंसी, करंट एफिशिएंसी, इसको हम ईटा से दिखाते हैं, ये एन बनाते हो ना, एन, उसको ऐसे कर दो नीचे से, ठीक है। तो ये क्या है आपका करंट एफिशिएंसी। देखो मेरा बेटा, बात है सीधी सी स्पष्ट सी, ये कि जब तुम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में चार्ज पास कराते हो, मान लो तुम लोग 5 फैराडे का चार्ज पास कर रहे हो बाय बैटरी। अब हो सकता है कि जो तुमने तो 5 फैराडे का चार्ज पास करा दिया, मान लो वो उसमें से सिर्फ 4 फैराडे यूज हुआ एक्चुअल में, है ना, 3 फैराडे यूज हुआ, 4.5 यूज हुआ। क्योंकि मेरा बेटा अगर मैं बोलूं करंट एफिशिएंसी, तो करंट एफिशिएंसी अगर मेरी 100% आती है तो उसका मतलब ये होता है कि जितना तुमने चार्ज पास किया बैटरी के थ्रू उतना ही चार्ज यूटिलाइज हो गया। गेटिंग माय पॉइंट, यानी कि जितना तुमने सोचा था कि मास प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोड पे, उतना ही मास एक्चुअल में प्रोड्यूस हुआ इफ करंट एफिशिएंसी इज 100%। अगर पेपर में कुछ भी नहीं दे रखा तो हम क्या मानेंगे, 100% है। बट अगर उसने पेपर में दे दिया कि नहीं भाई 100% तो नहीं है, 100 से कम है, 85 है या फिर कुछ भी है, 90 है, तो इट मींस उसका कहने का मतलब क्या है, करंट एफिशिएंसी क्या होता है, चार्ज एक्चुअली यूज्ड इन प्रोसेस बाय थियोरेटिकल चार्ज पास्ड बाय बैटरी। तो ऊपर क्या आएगी एक्सपेरिमेंटल वाली वैल्यू, नीचे क्या आएगी थियोरेटिकल वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट, इनटू 100। ऐसे ही यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली मतलब मास एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस हुआ और कितना होना चाहिए था वो नीचे आएगा, इनटू 100। तो मैम कोई फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन होगी क्या, यस होगी। तो पहले ये फॉर्मूला मैं तुम्हें लिखवा रही थी, अब कुछ नहीं करना तुम्हें, यहाँ पे क्या करना है, बस क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना नीचे से। अगर मान लो करंट एफिशिएंसी तुम्हारी क्या है 100% है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, हटा देना फिर ये। बट अगर 85% है तो तुम्हें फिर लिखना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट, यस मैम। चलिए Yes, इसको ma'am. लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर तुम्हें क्या कराऊंगी, क्वेश्चन कराती हूँ कैसे आते हैं। डन, वेरी गुड, Yes, बहुत ma'am. बढ़िया, शाबाश मेरा बेटा। देखो एग्जाम्पल मैं कराऊंगी मेरा बेटा, देख आ जाइए इधर। वो क्या बोल रहा है, एक करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास्ड फॉर 1 आवर, मतलब 2 एम्पियर का करंट पास किया गया है 1 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए पास किया गया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। और जब ये पास हुआ तो इतने ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो गया कैथोड पे। आपको करंट एफिशिएंसी बतानी है परसेंटेज में, यानी कि आपको ये बताना है। तो कुछ नहीं करना, वही सेम सारी चीजें होंगी मेरा बेटा, वही फॉर्मूला लगेगा। बोलो क्या कहते हो, यस मैम। वही फॉर्मूला Yes, ma'am. लगेगा, बस मल्टीप्लाई कर देना करंट नीटा से। अब कितना मास डिपॉजिट हुआ कॉपर का, 0.237। मोलर मास Yes, कॉपर ma'am. का कितना होता है 63.5। इन्होंने नहीं दे रखा, आपको मालूम होना चाहिए बेटा, कुछ कुछ के मोलर मास आपको पता होने चाहिए।
जैसे कॉपर का हो गया, आयरन का हो गया, मैग्नीशियम का हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, सोडियम का हो गया, ये आपको पता होना चाहिए, क्लोरीन का हो गया। और एन फैक्टर क्या होगा? 2 का। 2 मैम। करंट कितना है? 2। और टाइम सेकंड में आना चाहिए, घंटे में दे रखा है, तो 1 आवर में 60 मिनट और 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। ठीक है, अब यहां से तुम क्या निकाल लोगे? करंट एफिशिएंसी निकाल लोगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 गई। अब इसको थोड़ा सा क्या करना है? सॉल्व करने का रहेगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा 10% क्या आ जाएगी? करंट एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, यस मैम। अब मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कहाँ दिया है? डीपीपी में। तो ये लगा लो, जो भी तुम्हें डीपीपीज मिलेंगी या जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं, तो आपको डीपीपी में केमिस्ट्री में 12 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन। आइडिया क्या है इतने क्वेश्चंस देने का मेरा बेटा? देखो, एक डीपीपी में इतने तो बनते ही हैं। अगर हाँ टॉपिक छोटा है तो फिर वहां पे हो सकता है कि 6 या 7 क्वेश्चन। बट आइडिया ये है, अगर मान लो मैं 10 से 11 दिन में ये चैप्टर करा रही हूँ और तुम्हें हर डीपीपी में, चलो एवरेज लेके चल लो, 10 मिल रहे हैं, वैसे उससे ज्यादा ही है, 10 है, तो तुम 100 क्वेश्चन तो सिर्फ डीपीपी पे से प्रैक्टिस कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। इन 100 क्वेश्चन तो तुम्हें डीपीपी में जा रहे हैं, 100 प्लस लगा लो, 100 से कम नहीं। और क्लास में भी करवाती हूँ मैं, ट्राई करती हूँ कि एक दिन में 6-7 क्वेश्चन करा दूं। तो तुम देखो 70-80 क्वेश्चन तुम क्लास में भी कर रहे हो, समझ रहे हो? तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है कि भाई साहब एक चैप्टर से 200 क्वेश्चन तो कर। और ये तो तब कर लो, और ये तो तब कर लो जब मैं पढ़ा रही हूँ। अब मान लो आगे जाके तुम रिवीजन करोगे, तब और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तो तुम खुद सोचो कितने क्वेश्चंस तुम लगा लोगे, और एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस तुम में बिल्डअप होगा। और वही कॉन्फिडेंस हमें चाहिए 7-8 महीने। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए कोई भी बच्चा प्रैक्टिस प्रॉब्लम को, और जो ये बोल रहा है रिमूव कर दूंगी, माइक म्यूट रखो तुम लोग, तो इसलिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सीरियसली लोगे, हल्के में नहीं लोगे। राइट, चलिए हेडिंग डालिए मेरा बेटा, फैराडे सेकंड लॉ। ये डायग्राम बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, सिर्फ हेडिंग डालो फैराडे सेकंड लॉ, और इसका ये स्टेटमेंट लिख लेना ताकि तुम्हें थोड़ा सा थ्योरी मिल जाए फॉर रेफरेंस। ठीक है जी, चलो देखो, पहले सुन लो ये बोल क्या रहा है। अब मेरा बेटा फैराडे सेकंड लॉ में क्या होता है ना, आप क्या करते हो, कुछ सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, मैं मान लेती हूँ ए बी सी है, ठीक है, ये ए वाला, ये बी वाला और ये सी वाला। अब इन सॉल्यूशन को तुमने क्या कर दिया, सीरीज में बांध दिया, देख रहे हो? यस मैम। ठीक है, अब होगा क्या मेरा बेटा, अब तुम्हें क्या करना है, करंट पास कराना है, और ध्यान रखना सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे। तो क्या बोल रहा है मेरा बेटा, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट होंगे, देखो कैथोड लगी हुई है, ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड है, बस तीनों सॉल्यूशन को क्या लगा दिया, सीरीज में लगा दिया। तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट होगा बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोल दिया, मतलब तीनों सॉल्यूशन से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। और जब वो इलेक्ट्रिसिटी तुम पास कराओगे तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा, डिपॉजिट बोले तो अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है, गैस है तो लिबरेट होगी, ठीक है, और वो किसके प्रोपोर्शन होगा, उसके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। मतलब W is directly proportional to equivalent weight। इक्विवेलेंट वेट। क्या कहते हो? यस मैम। यस। अगर मान लो मेरे पास ये A सॉल्यूशन है, ठीक है, W A directly proportional to डायरेक्टली E। प्रोपोर्शनल टू ये, WB is directly proportional to EB, और WC is directly proportional to EC। तो WA
रेशो WB रेशो WC किसके बराबर हो जाएगा? EA रेशो EB रेशो, रेशियो EC। बोलो क्या कहना है? और हमें पता है जो इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास होता है वो क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर होता है। एन फैक्टर। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल, इधर देखो, देख रहे हो यहाँ पे क्या किया इन्होंने? ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। क्या किया इन्होंने? ये बैटरी लगा रखी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, यस ठीक मैम। है। तो ये आपको दिखा रखा है, करंट और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दिखा रखा है, वो तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे इन्होंने AgCl का सोल्यूशन लिया, MgCl2 का और FeCl3 का। गेटिंग माय पॉइंट? तो तीनों को सीरीज में लगा दिया, देखो। यस मैम। तो अब Yes, क्या ma'am. होगा? अब क्या होगा? वही, अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या होगा? मैं बोल सकती हूँ WAG, जो मास होगा Ag का डिपॉजिट, और Mg का होगा, और जो आयरन का होगा किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag Equivalent weight of Mg आयरन। और ये क्या होगा? मोलर मास बाय मोलर मास ऑफ Ag। N by यहाँ पे वेरी गुड, मोलर मास Ag ऑफ N फैक्टर, और N फैक्टर कितना होता है Ag का? 1। और Mg का मोलर मास कितना होगा? MgCl2 है ना, तो यहाँ पे 2 होगा, और FeCl3 है तो आयरन का कितना होगा? 3। 3। तो एक बात बताओ, गिवन मास बाय मोलर मास, इधर देखो, देखो इधर, Ag बाय Ag, Mg बाय Mg, और आयरन बाय आयरन। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/1 रेशो 1/2 रेशो 1/, क्या कहते हो? Yes, तो ma'am. बस यही तो है, यही तो कहानी है, और क्या है? और है ही नहीं कुछ। समझे? अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, समझे? में हमने क्या किया मैम? इनको 1:1 कैसे किया? WA by ये mg। यहाँ आ गया ना अमनदीप, मोलर मास में डिवाइड में ले गई ना, तो यहाँ 1 नहीं बचेगा ऊपर। ओके मैम। Excuse me, ma'am. यस बेटा। मैम ये 1 2 3 n फैक्टर है ना, n फैक्टर की वैल्यू है ना? हाँ हाँ, एन फैक्टर। ओके ओके। चलो देखो, अब एक Yes. क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए कि मैम ये क्या बता रहे थे आप। एक बार तुम अपने तरीके से रीड करो, करो। कुछ समझ में आया? बेशक सोल ना आ रहा, इट्स ओके। क्या ये समझ में आया जब भी मैं तुम्हें कहानी बता रही थी? यस मैम, आगे समझ। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ये ma'am. 3 फैराडे, इसका सी ऑप्शन है। सी आ रही हूँ मैंने बेटा, 3 फैराडे का चार्ज पास करा रहे हो, ठीक है, जिनको सीरीज में लगाया हुआ सोल्यूशन को, जिसमें सिल्वर, कैल्शियम और एल्यूमिनियम है। मोलर रेशियो बताना है, यानी कि मोल्स निकाल के उनका रेशियो बताना है ना? तो वही तो करना है, गिवन मास ऑफ Ag प्लस बाय मोलर मास ऑफ Ag, है ना? रेशियो गिवन मास ऑफ कैल्शियम बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम, गिवन मास ऑफ एल्यूमिनियम बाय मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम, किसके बराबर था? 1/n फैक्टर ऑफ Ag, रेशियो 1/n फैक्टर ऑफ कैल्शियम, और रेशियो 1/n फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम। बोलो यस मैम। तो Yes, कितना ma'am. है? n फैक्टर Ag का 1 है, कैल्शियम का 2 है, एल्यूमिनियम का 3 है, तो कितना आ जाएगा? नहीं मेरा Yes, बेटा, ma'am. ईजान, C option. ईजान मोलर रेशियो बताना है, n फैक्टर नहीं बताना। ठीक है, ये क्या है? मोल्स ही तो है, ये मोल्स Ag के, ये कैल्शियम के, और ये एल्यूमिनियम। ठीक है,
मैम रिपीट करना एक बार। देखो मैं बोल रही हूँ अभी, ये मैंने यही बताया था यहाँ पे, देखो मास ऑफ एजी बाय मोलर मास ऑफ एजी, कैल्शियम का और मोलर मास ऑफ कैल्शियम, एल्यूमिनियम का मास और मोलर मास, वो किसके बराबर होगा? 1/n फैक्टर ऑफ एजी इज टू 1/n फैक्टर ऑफ कैल्शियम इज टू 1/n फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम। अब इनके n फैक्टर लिखने हैं, बस एलसीएम ले लेना नीचे से, ठीक है? या फिर क्या करना, तुम क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 6 6 6। ऑलराइट, धनंजय हो गया, पीरबख्श, आदित्य कौशल, Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो मैं सीधी बात बता रही हूँ, मैंने शायद जो नए बच्चे आए उनको नहीं बताया था, बट कुछ बच्चों के साथ मैंने इंटरव्यू लिया है तो उनको मैंने बताया था। जो मेहनत करेगा बच्चा, है ना, जो सीरियसली लेगा, टीचर को मालूम पड़ जाता है, आई नो इसमें बैच में बहुत बच्चे हैं बट पता चल जाता है, जो मुझे लगेगा ना मेहनती है, मैं उन बच्चों को उठा के दूसरे बैच में डाल दूं। कंटेंट में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हूँ, राइट? जो वहां हो रहा है वो यहाँ भी हो रहा है, ताकि किसी बच्चे का लॉस ना हो। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए मैं क्लास भी कभी भी 1 घंटे में खत्म नहीं कर रही हूँ, मैं हमेशा 10 मिनट एक्सटेंड ही करती हूँ, और जरूरत पड़ी तो मैं शायद 15 मिनट भी एक्सटेंड कर दूंगी, सो दैट तुम्हारा इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो। 1-1.5 महीना मैं ऑब्जर्व करूंगी तुम लोगों को, और मुझे लगेगा कि हाँ ये बच्चा मेहनत करेगा और टीचर भी मेहनत करने के लिए तैयार है, आई विल पुल देम एंड शिफ्ट इनटू स्पेशल बैच, राइट? बाकी मेहनत करते रहो। ये क्वेश्चन करो मेरा बेटा, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बस मेहनत करते रहो, वो टीचर को दिख जाता है मेरा बेटा। ये क्वेश्चन ट्राई करो। कहाँ पे मेरा बेटा 6 से मल्टीप्लाई किया? अरे नहीं, तुम एलसीएम ले लो, वो समझ में आ गया ना, 6 आएगा, बस उतना ध्यान रखो। ऑल राइट, करो इसको, क्या आ रहा है, करो करो, ट्राई करो, अच्छा सवाल है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्रोमियम आर डिपॉजिटेड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोल्यूशन क्या है? क्रोमियम नाइट्रेट। इन द सेम टाइम दैट इट टेक्स टू डिपॉजिट 0.54 ग्राम ऑफ एजी। मतलब वो कह रहे हैं कि जब 0.54 ग्राम सिल्वर का डिपॉजिट हो रहा है तो उस टाइम पे क्रोमियम का कितना ग्राम डिपॉजिट होगा जब तुम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां पे पास कर रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम क्या लिख सकते हैं, हाँ मैं ये लिख दूं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। मैम ये क्या है? ऑप्शन ये क्या लिख दिया? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए आ रहा है? आंसर मुझे भी नहीं मालूम है, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा मेरा बेटा। कितना आ रहा है तुम लोगों का? गिवन मास ऑफ क्रोमियम, ओके ऑप्शन ए आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्रोमियम, यहाँ पे गिवन मास ऑफ सिल्वर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। कोई दिक्कत है मैम? ये कैसे लिख दिया? यही तो पढ़ा रही हूँ मैं अभी आप लोगों को, यही तो पढ़ा रही थी, है ना? यस तो मैम। बस क्रोमियम का मास कितना है मैम निकालना है। क्रोमियम का मोलर मास कितना है दे रखा है, हाँ मैम। एन फैक्टर कितना होगा? 3, ऊपर चला जाएगा। मास सिल्वर का कितना डिपॉजिट हुआ? 0.54। मोलर मास सिल्वर का 108 और एन फैक्टर 1। तुम्हें सॉल्व करना है। आ रहा है क्या सबका? यस ए आ रहा है? यहाँ पे ए ऑप्शन है। 0.66। आसान है? यस मैम। अगर किसी ने ना वो पढ़ा हो रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस होता है।
अगर यस किसी मैम, ने पढ़ा है याद है पढ़ा। पढ़ा याद है तो ठीक है, वरना जैसे मैंने बताया वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है यस जी, मैम चलिए बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और कर दो जेई 2024 का। शाबाश, ट्राई करिए। ध्यान रखना एसटीपी पे यहाँ पे क्या लोगे, 22.7 लीटर लोगे, है ना, क्योंकि अगर 22.4 लिखोगे तो आंसर जो है वो थोड़ा सा गलत गड़बड़ा जाएगा। मैम एन फैक्टर 1 ही लेंगे ना अब भी? सिल्वर में तो 1 होगा, O2 में क्या होगा, बताया था मैंने कल। बताया था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में, मैंने कहा था याद रखना ओके 4 मैम। होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए पूछा था यहाँ पे 24 में। देखो इसको तुम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो मेरा बेटा। देखो अगर तुम 4 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो तो कितना ऑक्सीजन जो है यहाँ पे आपको देखो ना मिल रहा है, 22.7 लीटर मिलेगा। मतलब 1 मोल ऑक्सीजन किसके बराबर होगा, 22.7 लीटर, राइट। तो मैं लिख दूं 22.700। ध्यान रखना 22.4 ले रही हो आप प्रभजोत, आपको ये लेना है। अगर आप 22.4 ले रही हो तो आपका आंसर 108 आएगा, बट द करेक्ट आंसर इज 107। ओके मैम यस ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, बहुत ध्यान रखिएगा। बेशक तुम उसमें एमसीक्यू में ले लेना 22.4 लीटर, लेकिन अगर इंटीजर बेस सवाल आ गया तो वहां पे फंसा देगा एग्जामिनर। तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन जिसने 22.4 लीटर ले लिया तो वो 108 लिख के आएगा। अभी मैं निकलवाती हूँ कैसे, लेकिन एक्चुअल में आंसर कितना था जो दिया था एनटीएन आंसर, दैट वाज 107। तो 22700 ml आपको O2 मिलेगा जब 4 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पास करोगे। तो 5600 में कितने का मिलेगा, बोलो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर। कितना आएगा ये बताओ। हाँ 22.7 लेना है, तो ये कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, ये आ रहा है 107। 56 इंटू 4 बाय 227, तो ये आ रहा है 0.98। ध्यान रखना 1 नहीं आ रहा है, गेटिंग माई पॉइंट, यस 0.98 फैराडे आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि मास ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस O2, तो कितना कर रहा है 0.98 फैराडे। तो अब एक बात बताओ, सिल्वर में क्या होगा कि जब तुम 1 फैराडे का चार्ज पास कराते हो तो 108 ग्राम डिपॉजिट होता है। तो 0.98, क्योंकि आपको यही यूज करना, लिखा हुआ है ना विच डिस्प्लेस, यस मैम तो ये कितना हो जाएगा 108 इंटू 0.98। जब तुम ये सोल्व करोगे तो ये आएगा 106.57। तो इंटीजर में लिखना था तो आंसर क्या आएगा 107 ग्राम। अब समझ में आया कहाँ बच्चे गड़बड़ करके आए थे इस वाले क्वेश्चन में, कहाँ बच्चे गड़बड़ करके आए थे इस क्वेश्चन में। तो यानी कि जो ये मैं बातें बोलती हूँ ना दोबारा नहीं बोलूंगी शायद, क्योंकि चैप्टर आगे बढ़ जाएगा। तो मैं जो ये बातें बोल जाती हूँ ना इम्पोर्टेंट लिख लो, फिर मेरे को ये मत कहना मैम आपने एक वर्बली कुछ बोला तो था, एक बार दोबारा बताना। अरे भाई कैसे याद रहेगा, इतने सारे वर्ड्स बोल देती हूँ मैं, है ना। तो मेक श्योर कि जो बोल रही हूँ लिख लो। हो गया ये सवाल, यस मैम यस मैम यस ठीक मैम। है। चलो ठीक है, वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी इलेक्ट्रोलिसिस, लेकिन एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। एक बात देखो मेरा बेटा, ध्यान से सुनना। आपको याद है जब मैंने कल आपको स्टार्ट कराया था ये, तो मैंने मोल्टन NaCl का एग्जांपल लिया था, याद है। यस मैम यस मैम यस मैम
ठीक है, मैंने NaCl का एग्जांपल लिया था, तो मैंने कहा था मेरा बेटा Na+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Na बन जाएगा जो कि डिपॉजिट होगा कैथोड पे, और Cl नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 गैस लिबरेट हो जाएगी एनोड पे। तो ये हमें कैथोड पे क्या मिल रहा था, सोडियम मिल रहा था, और एनोड पे क्या मिल रहा था मेरा बेटा, Cl2. क्लोरीन गैस मिल रही थी, आया ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। लेकिन अगर मान लो मैं कहानी में ट्विस्ट ला दूं, और वो कहानी में ट्विस्ट क्या है कि अगर मैं मोल्टन NaCl की जगह एक्वस NaCl की बात करूं, एक्वस NaCl में अब कहानी वो नहीं रहेगी जो मोल्टन में थी, क्योंकि मोल्टन में आपके पास Na+ और Cl नेगेटिव आयंस थे। एक्वस में क्या होगा, Na+ भी होगा, Cl नेगेटिव भी होगा और पानी भी होगा, हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. भी पानी के भी H+ और OH नेगेटिव मिलेगा, यानी कि अब पिक्चर में जो है पानी भी आ जाएगा। और अगर कहानी में पिक्चर में पानी भी आ चुका है तो वहां पे चीजें कुछ और होंगी। तो वो कह रहे हैं कि जब आप एक्वस सॉल्यूशन लोगे मेरा बेटा, तो उसमें कैटायन भी होगा इलेक्ट्रोलाइट का, एनायन भी होगा, और क्या होगा, वाटर भी प्रेजेंट होगा। Water भी होगा. क्लियर है? Yes, ma'am. ऑलराइट, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, जब तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे ऐसे सॉल्यूशन से जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा आयन कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे दो कैटायन हो जाएंगे, एक तो Na+ और जो पानी से H+ हो रहा, आपको कैसे पता चलेगा कि Na+ जाएगा या H+ जाएगा, पहली बात। अब अनायन भी दोगे, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, आपको कैसे पता चलेगा कि Cl नेगेटिव एनोड पे जाएगा या फिर इनका ऑर्डर होता है ना जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी की। तो अब हम किसके बेसिस पे बताएंगे, देखो कैटायन का हम पता लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो कैटायन है वो कैथोड पे जा रहा है, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मेरा बेटा ध्यान से सुन लो, अगर कैथोड पे कैटायन और वाटर दोनों है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड पे भागे भागे जाएगा, हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं एनोड की बात करूं, एनोड पे क्या हो रहा है बेटा, माइक म्यूट करो। एनोड पे क्या, जिसको कुछ पूछना है पूछ लेना। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अनायन के केस में, अनायन और वाटर के केस में आप क्या देखोगे, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, अगर मान लो अनायन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो जाएगा एनोड पे, अगर वाटर का ज्यादा है तो वो भाग जाएगा एनोड पे। बोलो हाँ कि ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फनी बात। Yes, ma'am. तो यानी Yes, कि मैंने क्या बोला, जब तक मोल्टन स्टेट थी कुछ पंगा नहीं था, बट अगर एक्वस वाली फॉर्म, अब क्योंकि एक्वस फॉर्म तुम ले रहे हो, एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हो, तो उसमें पानी भी रोल प्ले करेगा, तो वहां पे एक से ज्यादा कैटायन होंगे। तो जिस कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा, और जिस एनायन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो किस पे जाएगा, एनोड पे भाग एनोड। जाएगा। बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे मैंने एक तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारी सी चीज लिख रखी है, आओ मैं तुम्हें बता देती हूँ। अब ये दो चीजों से ही तुम सारे सवाल निकाल लोगे, हालांकि अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, बट मैं तुम्हें एक तरीका बता रही हूँ। अभी तुम इसको ट्रिक समझ लो या जो समझना है समझ लो, क्योंकि तुम्हें ऐसे तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू थोड़ी ना याद है, मुझे ही नहीं याद है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अगर तुम 1 मोलर एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, मतलब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, और आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, तो ध्यान रखना जो कैटायन आपके फर्स्ट ग्रुप के हैं, फर्स्ट ग्रुप बोले तो कौन कौन से हो जाएंगे, लीना ने की रब से फरियाद, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, है ना। और जो सेकंड ग्रुप के हो जाएंगे, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम के। और जो 13 ग्रुप के हो जाएंगे, 13 ग्रुप बोले तो बोरोन फैमिली, अगर इनके कैटायंस हैं, ठीक है, लेस देन वाटर, लेस देन रेस्ट कैटायंस, इसका मतलब समझ रहे हो। तो ये रिडक्शन टेंडेंसी दे रखी है कैटायन की, जैसे मान लो मेरे पास Na+ और वाटर, तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, अब हमें वैल्यू तो नहीं पता है, बट उससे पता चल गया वाटर का, तो वाटर कहाँ पे जाएगा अब, कैथोड पे। गेटिंग माय पॉइंट, वहां पे H2 गैस जो होगी मिलेगी। अगर मान लो तुम आयरन ले रहे हो, अब आयरन कहाँ आता है,
ना तो फर्स्ट में आता है, ना सेकंड में आता है, 13 में आता है ना। तो जो रेस्ट के टाइम से इसमें आएगा आयरन, तो यानी कि आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो रिडक्शन किसका होगा? आयरन का। आयरन का होगा। ये पल्ले पड़ी बात। यस मैम। यस मैम। और अगर मैं, वेरी गुड, अगर मैं अनायन की बात करूं तो ध्यान से देखो इधर, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वाटर से। तो अगर तुम्हें इनमें से कुछ भी मिले, आयोडाइड मिले, ब्रोमाइड मिले, Cl नेगेटिव मिले, तो वो जाएंगे एनोड के पास भागे भागे। ठीक है जी। इसके अलावा कोई और अनायन मिलता है, मान लो नाइट्रेट मिल रहा है, सल्फेट मिल रहा है, तो वो कहाँ जाएंगे? वो नहीं जाएंगे, फिर उनके रिस्पेक्ट में जो है वाटर भैया जी भागे जाएंगे और O2 हमें मिल जाएगा एनोड पे। ठीक है। यस मैम। हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट है? वो आपको लिख के देंगे कि इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया, प्लेटिनम की यूज कर रखी है, ग्रेफाइट की यूज कर रखी है ना, वो आपको बता देंगे कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक है जी। ओके मैम। बढ़िया, इतना Yes, ठीक है, वेरी गुड। ये तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, मोल्टन NaCl वाला तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे तो पानी होगा नहीं, तो कैथोड पे क्या होने वाला है? कैथोड पे तो आपको पता ही है Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Na बनाएगा। यस मैम। ठीक है। और अगर मैं बात करूं एनोड की मेरा बेटा, वहाँ पे क्लोरीन गैस। मैम। यस। Cl2 इलेक्ट्रॉन। तुम क्या करना, अगर तुम चाहते हो 2 से मल्टीप्लाई करना तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख दो। इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, तो Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव गिव्स हाफ Cl2 और Na। तो यानी कि यही तो है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या मिला तुम्हें आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस? हमें बस ये बताना है कि कैथोड पे कौन मिला और एनोड पे कौन मिला। तो कैथोड पे हमें मिला सोडियम और एनोड पे कौन मिला हमें? क्लोरीन गैस। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। मैम। बन गई बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है। बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है जी। अब तुम्हारी कब है क्लास? 7 बजे? यस मैम। यस मैम। पीर पक्ष बेटा, आई विल शेयर इन योर ग्रुप असाइनमेंट, ऑल्सो आई विल अपलोड इन द रिसोर्स शीट एज वेल। ठीक है, मैं ग्रुप में भी भेजा करूंगी और रिसोर्स, कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे मैसेजेस से टीचर का मैसेज ऊपर चला जाता है, जो भी होता है, तो मैं डेली बेसिस पे, जैसे मान लो आप अपनी क्लास खत्म होगी ना, बेटा माइक म्यूट करो, क्या कर रहे हो? हाँ, समझदार नहीं बनते हो तुम, पता नहीं क्या करते रहते हो। तो मैं रात को 10-11 बजे तक आप लोगों का असाइनमेंट अपलोड कर दूंगी और ग्रुप में भेज दूंगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो तुम्हें उसमें पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे है। बाकी हम कल करेंगे। मैम असाइनमेंट सबमिट कहाँ करनी है? असाइनमेंट सबमिट आप मुझे कर सकते हो, और नहीं तो बस आप मुझे ये भी बता सकते हो मैम असाइनमेंट कर लिया, और अपने डाउट पूछ सकते हो डाउट सॉल्विंग ग्रुप में। ठीक है जी। ओके मैम। हम डाउट सॉल्विंग ग्रुप में बता सकते हैं हमने असाइनमेंट कर ली। फिर से बोलो। मैम डाउट सॉल्विंग ग्रुप में बता सकते हैं कि हमने असाइनमेंट कर ली। ना 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 ना, वो आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना पड़ेगा मेरा बेटा। मैम पर्सनल नंबर मैम जिस पे आप मैम हमें होमवर्क भेजते हो उस पे? देखो मेरे 2 नंबर हैं, मैं दोनों दे देती हूँ, किसी को मत दे देना, कहीं ऊपर वाला दे देना बेशक किसी को। ठीक है ठीक है, ट्राई करो। वैसे किसी भी नंबर पे मैसेज कर सकते हो, दोनों सेव कर लो, खुशबू मैम 1 खुशबू मैम 2 के नाम से कर लो। ठीक है मैम मैंने भेजा था लेकिन वो सीन नहीं हो पाया, मैं इसलिए कह रही थी। अच्छा अच्छा, दोनों सेव कर लो आप। ठीक है, मुझे बता देना कि हो गई है या नहीं होगी डीपीपी, एंड डाउट्स यू कैन आस्क इन द डाउट सॉल्विंग ग्रुप। इफ योर डाउट अगर मान लो डाउट रिजोल्व नहीं होता है डाउट सॉल्विंग ग्रुप में, तो यू कैन रीच आउट टू मी, नहीं तो डाउट सॉल्विंग ग्रुप में मुझे टैग कर देना खुशबू। ओके ठीक है, हमारा संडे को टेस्ट तो नहीं है मैम, हमारी क्लास लग सकती है संडे को? ना ना संडे को नहीं लगेगी, क्योंकि अब क्योंकि सारे मिलके आते हो ना तुम लोग, तो एक की क्लास नहीं लगेगी। कभी मुझे एक्स्ट्रा लेनी होगी तो सबको बुलाऊंगी। ठीक है, हटा दूं नंबर सेव कर लिया तो? यस मैम। यस मैम। चलो बढ़िया,
बाकी का कल कर लेंगे, कल सॉरी मंडे को, और मंडे को चैप्टर भी टाटा बाय बाय इसको कर देंगे चैप्टर। हाँ बोलो, जिसने हैंड रेस किया है आदित्य क्वेश्चन।